स्टूडेंट्स, मैं हूं आबिद अली और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट 1 स्टडी विद आर्गुमेंट के साथ। हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा क्रैमर रूल से रिलेटेड होगा। क्रैमर रूल क्यों यूज किया जाता है, इसको यूज करते हुए हम वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशंस की बात इसलिए करनी है कि जो क्रैमर रूल होता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करता है। तो हम बात कर लेते हैं पहले लीनियर इक्वेशंस की। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर जो होती है, मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं उसको, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या एक्सपोनेंट जो है 1 के इक्वल अगर होगा, उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल, मोर देन 2 वेरिएबल्स में भी ये हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक इक्वेशन मैंने लिखी है ax प्लस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने लिखी है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, x यूज हो रहा है, लेकिन उसकी अगर पावर देखें तो पावर यहां पर क्या है, उसकी 1 है। तो हम कहेंगे ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन x। उसके बाद अगर इसको इस तरह से लिख दें ay प्लस बी इक्वल टू 0, फिर भी ये लीनियर इक्वेशन है। अब ये लीनियर इक्वेशन किस में है? y में है। तो ये एक वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। अगर हम ये लिख दें ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0, या यहां पर समथिंग कुछ k क्या दें, यहां पर 0 भी हो सकता है, k भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन है लीनियर इन x एंड y। उसके बाद अगर हम इसी तरह से ये इक्वेशन लिख लेते हैं तो ये भी लीनियर है। लीनियर से मतलब हम क्या ले रहे हैं? लीनियर से मतलब ये ले रहे हैं कि वेरिएबल की जो पावर यहां पे आ रही है, वेरिएबल की पावर मैक्सिमम क्या आ रही है? 1 आ रही है, इस वजह से हम इसको लीनियर बोल रहे हैं। तो ये इक्वेशन लीनियर है, लीनियर x, y एंड z। जो क्रैमर रूल होता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। हम लोगों को, आप लोगों को याद हो तो 9th क्लास में 1.6 एक्सरसाइज, उसमें लिखा हुआ था सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसमें 2 वेरिएबल्स में आपको इक्वेशंस दी हुई थी, x में और y में 2 इक्वेशंस थी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस जिनको बोलते हैं। हमने उनको सॉल्व किया था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और दूसरा मेथड था वो क्रैमर रूल था। लेकिन आज जो हम क्रैमर रूल इस्तेमाल करेंगे वो हम 3 इक्वेशंस के लिए करेंगे कि अगर 3 इक्वेशंस आ जाए, मतलब कि 3 वेरिएबल्स में कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं, आज के टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है? नेक्स्ट वन इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो क्रैमर रूल हमने आज का टॉपिक लिखा है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से लिखी हुई है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू k1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू k2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू k3। ये जो मैंने इक्वेशंस लिखी हैं ये टोटल मिलाकर एक सिस्टम बना रहा है। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक से ज्यादा अगर इक्वेशंस जो है वो हम कंबाइन कर लेते हैं, वो उसका एक सिस्टम बना लेते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर 3 इक्वेशंस इसमें शामिल हैं तो इनको हम क्रैमर रूल यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। अब ये सिस्टम जो है वो 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। मतलब कि
होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं और नॉन होमोजेनियस भी होती हैं। अगर यहां पर k की जगह पर अगर मैं 0 लिख देता हूं, मतलब यहां पर ये आ गया 0, तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। अगर 0 के अलावा यहां पर कुछ भी और कुछ लिख दिया जाता है, मतलब इस तरह से लिख दिया जाए a1x प्लस b1y c1z इक्वल्स टू k1, जो पहले मैंने लिखा हुआ था a2x प्लस b2y प्लस c3z इक्वल्स टू k2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3। तो इसको बोलेंगे सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस। इक्वल टू में अगर 0 नहीं है तो फिर हम उस सिस्टम को क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस का सिस्टम होगा वो। तो इसको हम लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस। एक्सरसाइज हमारे 3.5 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है सॉल्व सिस्टम बाय क्रैमर रूल। तो आप 3.5 का क्वेश्चन 1 जो है उसके 3 पार्ट्स हैं, हम उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो आज हम सिर्फ क्रैमर रूल को ही डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम of linear by Cramer rule। क्रैमर रूल को यूज करते हुए हम सिस्टम को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी है ये, और लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। 2x plus 2y plus z equals to 3, ये एक इक्वेशन है। 3x minus 2y minus 2z equals to 1, और लास्ट वन इक्वेशन है 5x plus y minus 3z इक्वल है 2। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, हमें इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले जो सिस्टम गिवन है आपने उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। तो हम लिखेंगे द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द सिस्टम इज द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस सिस्टम। सिस्टम कौन सा है? लीनियर सिस्टम है। ये मैट्रिक्स फॉर्म हम लिखने लगे अब। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म? तरीकेकार देखने, जो वेरिएबल के साथ
कोएफिशिएंट्स लिखे हुए हैं, हम उनका एक अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। उसके बाद जो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं उनका एक अलग मैट्रिक्स बनेगा, और लास्ट पर जो इक्वल टू के साथ नंबर लिखे हुए हैं इनका हम अलग से एक मैट्रिक्स बना देंगे। अभी जो बात की है उसको लिख लेते हैं। देखिए एक्स के नंबर्स क्या लिखे हुए हैं, 2, 3 और 5। तो यहाँ पर एक्स के नंबर लिखते हैं 2, 3 और 5। उसके बाद y के नंबर्स क्या हैं, 2, -2 और उसके बाद 1, उसके बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -3। तो ये हमने जो मैट्रिक्स लिखा है ये वेरिएबल्स के साथ जो कोएफिशिएंट्स लिखे हुए थे उनका मैट्रिक्स लिखा है। उसके साथ हम क्या लिख देंगे, जो हमने फाइंड करना है हम उसको लिख देंगे x, y और z। जो वेरिएबल इन्वॉल्व यहाँ पर हो रहे हैं उनका भी हमने एक अलग से मैट्रिक्स यहाँ पे लिख दिया, और इक्वल टू के साथ हम लिख देंगे, क्या इक्वल टू के लिखा हुआ है 3, 1, 3, 1 और 2, ये लिखा हुआ है। अब इनको हम नाम देते हैं, इसको मैट्रिक्स A का नाम देंगे, इसको मैट्रिक्स X का नाम देंगे, और इसको हम मैट्रिक्स B का नाम देंगे। हम चाह रहे हैं वो मैट्रिक्स X को फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब कि उसमें से हम स्मॉल y और स्मॉल z जो है इनको फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल x हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद स्मॉल y और स्मॉल z। हम इनके फार्मूलाज जो है वो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन हम जो फार्मूला में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं हम उनको निकालेंगे और फार्मूला में पुट करके हम अपनी वैल्यूज निकाल देंगे। तो स्मॉल x जो है इसका फार्मूला जो है स्मॉल x ये इक्वल है ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। स्मॉल y जो है वो इक्वल है ay डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, और z जो है वो है az डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। जी, ये हमारे पास x, y और z। यहां पर एक बात का ख्याल हमें ये रखना है कि जो a का डिटर्मिनेंट है वो तीन के नीचे यूज हो रहा है। a का डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए a का डिटर्मिनेंट। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि जो सिस्टम है उसका सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम सबसे पहले ये किया करेंगे कि a का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, अगर वो 0 आ जाता है तो उसको वहीं पर स्टॉप कर देंगे, द सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, हम वहां पर ये लिखेंगे। अगर 0 नहीं आता तो फिर हम फर्दर प्रोसेस जो है वो आगे करेंगे। अब a का डिटर्मिनेंट x का आंसर किसके इक्वल है, ये फार्मूले मैंने लिखे हैं। सबसे पहले क्या किया, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी सिस्टम की, उसके बाद हमने x, y और z जो फाइंड करना था उनके फार्मूले लिख दिए। अब जो वन बाय वन इनमें चीजें इस्तेमाल हो रही हैं हम उनको फाइंड कर लेते हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं a का डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट के लिए किसके इक्वल होगा, 2, 2, 1, 3, -2, -2, 5, 1 और -2। ये है जी a का डिटर्मिनेंट। a इसके इक्वल है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम सिंपल एक्सपेंशन मेथड यूज करते हैं। यहां पर प्रॉपर्टीज मैं नहीं यूज कर रहा, हम सिंपली इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो क्या है, पहला एलिमेंट a डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा, पहला एलिमेंट क्या है 2। क्या तरीकेकार होता है, ये जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा उसको हम खत्म कर देंगे। तो फिर यहां पर क्या रह जाएगा, -2, -2, 1 और -3। क्या मतलब कि 2 हमने लिखा, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, और जो बाकी बच जाता है उसको हम डिटर्मिनेंट में साफ लिख देते हैं। जिस तरह से ये था हमने इसको साफ में लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एलिमेंट इज 2, और हमें ये पता है कि पहला एलिमेंट हमने प्लस का लिखा है, तो दूसरा एलिमेंट हमने किसका लिखना है, माइनस का। तो यहां पर आएगा माइनस। तरीकाकार फिर से वही,
जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दें तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद लास्ट पे क्या है +1, उसके बाद फिर वही तरीके का ये जिस रो में है जिस कॉलम में है खत्म कर दें और बाकी जो रह गया है हम उसको इस तरह से साथ में लिख देते हैं। तो ए डिटर्मिनेंट जो है इसका आंसर क्या आ गया, ये होगा 6 और फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस होगा -2 और ये होगा -9 और +10 और ये होगा +1 और ये है 3 + 10। अगर इसको कंबाइन करेंगे A2s are 16 और ये आएगा -2 और यहां पर आएगा +13। तो A डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, यहां पे हम ये देख सकते हैं कि ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आया। इसका मतलब हम फर्दर प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, x, y और z की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। अब हमें क्या करना है, ax का डिटर्मिनेंट, ay का डिटर्मिनेंट और az का डिटर्मिनेंट, ये चीजें फाइंड करनी है ताकि फिर हमारा x, y और z जो आंसर है उसके हमें मिल जाए। तो ax डिटर्मिनेंट, ax का डिटर्मिनेंट ये किस तरह से आता है, देखिए यहां पर जो आपने कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, जो आपने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी है, ये कोएफिशिएंट्स, ये वाले कोएफिशिएंट्स x के हैं, ये वाले कोएफिशिएंट्स y के हैं और लास्ट में ये जो कोएफिशिएंट्स हैं, ये कोएफिशिएंट्स किसके हैं z के। तो ये कोएफिशिएंट्स z के हैं। अब हम करें क्या, ax, अगर ये हमें फाइंड करना है तो हम x के कोएफिशिएंट्स छोड़ देंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये B मैट्रिक्स, ये क्या लिखा हुआ है 3, 1 और 2 और बाकी वैसे के वैसे, y और z के वैसे के वैसे 2, -2 और 1, इस तरह से 1, -2 और -2। इस तरह से हम ax डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। क्या किया हमने x के कोएफिशिएंट्स को रिमूव करके ये b लिख दिया उसकी जगह और बाकी जो है वो वैसे के वैसे दे, तो ये हमारे पास क्या आ गया ax। अब इसको एक्सपेंड करना है तो सिंपल रो 1 से इसको भी एक्सपेंड करते हैं, तो 3 आएगा और उसके साथ आएगा -2, 1 और -3, फिर -2 आएगा, जिस रो में जिस कॉलम में उसको हम एलिमिनेट करेंगे और साथ में जो चीज रह जाएगी उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। लास्ट पे क्या है 1 है, जिस रो में जिस कॉलम में उसको अगेन हम रिमूव करेंगे और 2 और 1 ये हमारे पास रह गया। ये 6 और +2, -2, -3 +4 +1, 1 +4 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 24 -2 और +5 आएगा। तो ये ax डिटर्मिनेंट जो है इसका आंसर क्या आ गया 27 आ गया। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। एग्जाम में जब इसको इस तरह क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट किया करें तो जो फॉर्मूले में चीजें होती जब उसको आप निकाल लें उसके बाद उसको हाईलाइट कर दिया करें ताकि इस तरह से एग्जामिनर जो है वो आपका आंसर चेक आसानी से कर सकता है। और इसके बाद हम फाइंड करते हैं ये a y का डिटर्मिनेंट, a y डिटर्मिनेंट जिस तरह से a x निकाला है उसी तरह से हम a y भी निकालेंगे। प्रोसेस सेम है लेकिन यहाँ पर हमें बात ये समझ आएगी कि y के कोएफिशिएंट छोड़ के हम b को लिखेंगे और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो x के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो उसी तरह से आ जाएंगे। तो y कोएफिशिएंट्स की जगह
हम क्या लिखेंगे, बी मैट्रिक्स लिखेंगे। ये आ गया जी ए वाई। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम लिखेंगे पहला एलिमेंट, इसको एक्सपेंशन हम कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट 2 लिखा, जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद -3 जिस रो में जिस कॉलम में है उसको हम एलिमिनेट करेंगे और लास्ट पे +1 जिस रो में है जिस कॉलम में है जी एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद यहां पर आएगा 2 और आएगा -3 + 4, उसके बाद -3 है, -9 + 10 +1 6 - 5, ये है 2 और यहां पर रह जाएगा -3, यहां पर +1 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 0। इसका मतलब ए वाई डिटर्मिनेंट जो है इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। अब लास्ट पे क्या रह गया, ए जेड डिटर्मिनेंट। ए जेड डिटर्मिनेंट कैसे आएगा उसको भी फाइंड कर लेते हैं। ए जेड डिटर्मिनेंट, ए जेड डिटर्मिनेंट ये है 2 3 5। अब z के एलिमेंट्स जो है वो यहां से हम खत्म करेंगे और b के एलिमेंट्स लिख देंगे और यहां पर फिर क्या आएगा, 2 आएगा, जिस रो में है जिस कॉलम में है उसको हम खत्म करेंगे। 2 -2 1 1 और 2 फिर -2 और उसी तरह से जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम खत्म करेंगे तो +3 और लास्ट पे क्या रह जाएगा 3 -2 5 और 1। ये अगर 2 -4 -1 -2 6 - 5 +3 3 + 10 तो ए सेट डिटर्मिनेंट ये इक्वल है -10, ये माइनस का 2 होगा और ये 13 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो ए जेड डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया 27 आ गया ये। तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये हमने हाईलाइट कर लिया। अब हम 1 by 1 जो है वो वैल्यूज निकाल लेते हैं x, y और z की। उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट करेंगे और अपनी वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से हम कहेंगे फार्मूले पुट करने लगे हैं तो x की वैल्यू ax डिटर्मिनेंट, इसका आंसर क्या है 27 और a डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है 27। तो ये आएगा 27/27 इक्वल्स टू 1 होगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है x का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ले ये भी हाईलाइट कर लिया। उसके बाद y का आंसर क्या है, a y डिटर्मिनेंट आंसर 0 और नीचे क्या है जी 27, तो आंसर इज 0। इसका मतलब y का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। सिमिलरली z जो है 27 और a डिटर्मिनेंट क्या है 27 ही है, ये भी कट जाएगा तो आंसर इज 1। इसका मतलब z का आंसर भी क्या आ गया 1 आ गया। तो x आंसर 1, y आंसर 0 और z आंसर 1। ये सिस्टम जो हमारे पास आया है, जो आंसर सिस्टम का आ गया x, y और z का, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। जो सिस्टम में इक्वेशंस हमें 3 इक्वेशंस दी हुई थी, हम उनमें किसी एक इक्वेशन में x की जगह 1, y की जगह 0 और z की जगह अगर 1 वहां में पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो अगर उसके इक्वल टू में राइट साइड पे जो आंसर लिखा हुआ है उसके इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर क्या होगा ठीक होगा। तो ये इसको चेक करने का तरीका है।
तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये क्रैमर रूल था। इसके 3 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने कर दिया और बाकी 2 पार्ट्स जो हैं वो सिस्टम को आप उसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको उनके आज की लेक्चर भी समझ आ गई होगी। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।